बोलूंगा तभी बोला करो, ऑल टाइम अपनी फालतू में ना स्पीकर ऑन मत रखा करो, माइक। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि रेट ऑफ फॉल उसने ऑब्जर्व किया दो चीजों का, पहला रेट ऑफ फॉल ऑफ अनचार्ज ऑयल ड्रॉपलेट का और रेट ऑफ फॉल ऑफ चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट का, ठीक है। और जब उसने ये किया तब उसको पता चला कि भाई अनचार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके, आपको पता है ना कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे आती है तो इसके ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी भी चीज को ऊपर से नीचे लाने के लिए? ग्रेविटी। ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी होती है, मतलब रेट ऑफ फॉल जो होता है, अगर मैं कूद जाऊंगा, ठीक है, 2 माले से मैं कूद रहा हूं और एट द सेम टाइम 2 माले से एक ऐसे फेंक रहा हूं, तो हम से ऊपर से नीचे आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। मतलब रेट ऑफ फॉल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी के साथ साथ वेट के ऊपर। वेट के ऊपर। तो इसने क्या किया, इसने चेक किया कि रेट ऑफ फॉल ऑफ अनचार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, जिसको उसने V1 बोल दिया, तो ही फाउंड दैट V1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mg। m का मतलब मास और g का मतलब क्या था? ग्रेविटी। g का मतलब ग्रेविटी होती, बराबर है। जबकि चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट के बारे में जब उसने स्टडी किया था, ही फाउंड दैट कि चार्ज जो पर्टिकुलरली ड्रॉपलेट था उसका जो रेट ऑफ फॉल था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? mg के तो ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो करेगा ही, बट mg से बावजूद वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर, राइट। मतलब क्यू, चार्ज का मतलब क्या? क्यू, मतलब भाई कितने इलेक्ट्रॉन चिपके हुए थे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है जिसको हम एक्स क्यू बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली फाउंड दैट कि रेट ऑफ फॉल ऑफ चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, जिसने उसको V2 नाम दिया, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था एक्स क्यू माइनस mg। ओके, मतलब एक्स क्यू जो होता है वो ज्यादा होता है, इसमें से आप mg को माइनस कर लो और वो इसका रेट ऑफ फॉल हो रहा था। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ लेटर ऑन। फिर उसने क्या कर लिया, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, V2 बाई V1, और फिर इसको उसने कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया, बराबर है। चलो सॉल्व कर लो अभी इसको। V2 बाई V1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक यहां निकाल रहा हूं, देखो अभी एक्स क्यूब बाई mg माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, हाँ या ना? ये ऊपर वाले चीज को मैं नीचे लिखता हूं। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या कर लेते, ये जो 1 है ये 1 इस साइड में लेकर आ जाते हैं, ओके। या फिर चलो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं सॉल्व करने की जगह आपको एक टास्क देता हूं, ये पूरे इक्वेशन को ना आप सॉल्व करो क्यू के लिए, ओके। सॉल्व द कंप्लीट इक्वेशन फॉर क्यू, स्मॉल क्यू दिख रहा है ना, स्मॉल क्यू, इसके लिए सॉल्व करो, मतलब क्यू की वैल्यू निकालो। बताओ क्यू की वैल्यू क्या निकल रही, इससे क्यू का वैल्यू डिराइव करो। चलो V2 mg अपॉन वापस बोलो क्या? V2 mg अपॉन V1 x हाँ प्लस 1 प्लस 1 1, ओके। और ये वाला इक्वेशन बनेगा, अरे हाँ है ना? हाँ सर। पक्का? चलो यार नहीं, एक काम करो, ये वाली इक्वेशन नहीं, वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, छोड़ो।
वो तो आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। खैर ना, कोई गल नहीं, कर लो। एक काम करो, अभी ये वाला इक्वेशन आपने ये वाले इक्वेशन से डिराइव किया ना, अब सेम इक्वेशन को, मतलब Q की वैल्यू को आप ये वाले इक्वेशन से डिराइव करके बताओ कि क्या आ रही Q की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से, फिर हम देखेंगे बराबर है या नहीं है। ओके, अरे हाँ या नहीं, सेम ही आएगा भाई, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये क्या इक्वेशन बन रहा है हमारा, चलो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो तो इसको क्या होगा, ये V2 इंटू एम जी प्लस V1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई V1 इंटू एक्स बराबर है। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको कुछ रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, mg बाई एक्स। ओके, mg अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो वहां दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो mg इंटू डिवाइडेड बाई एक्स V2 प्लस V1 बाई V1। ओके फाइन, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आप लोग का बन जाएगा फाइनल, राइट। तो देखिए ये इक्वेशन कोई काम का नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही डिराइव करके बता दिया। दिस इज नॉट द कंपलसरी, जो कंपलसरी है वो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने से उसने क्या निकाल लिया, क्यू। क्यू क्या मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था। क्यू क्या मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है चार्ज, राइट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसने निकाल लिया, बराबर है, डन। और ही फाउंड दैट कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यूज उसने रख ली और सारी वैल्यूज उसने डाल दी, और देन ही फाउंड दैट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी, ठीक है। तो वो कितना था, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितनी थी वो वैल्यू, क्या हुआ सर दिखाई नहीं दे सर, दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ अब दिखाई दे रहा है, हाँ सर। राइट। कितनी वैल्यू आई थी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, 1.6022 into 10 raised to power -19 coulomb। ध्यान में रखो। इससे पहले हमने कौन सी वैल्यू निकाली थी, याद है ना, कौन सी वैल्यू निकाली थी इससे पहले, चार्ज टू मास रेशियो। अबे चार्ज ऑफ मास रेशियो कितना था, वो चार्ज टू मास रेशियो हमारा 1.76 into 10 raised to power 8 coulomb gram 8 coulomb per gram। 76 into 10 to the power 8 coulombs per gram। 0.60 power -9। तो E बाई एम की वैल्यू थी 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्स पर ग्राम, राइट। अब हम क्या निकाला, अभी हमने क्या निकाला, चार्ज, जिसको मैंने क्यों बोल दिया, बट यहाँ पर E लिखा हुआ है, बराबर है। तो E की वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई M इज इक्वल्स टू, चार्ज टू मास रेशियो कितना था हमारा, 1.76 इंटू 10 टू द राइट, डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। कूलम कूलम कट हो जाएगा, ग्राम ऊपर में आ जाएगा, और फिर हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, वो आ जाता है लगभग 1 पॉइंट बोल रहा हूं मैं, 9.1, ठीक है, या फिर 9.63 भी ले सकते हो, एग्जैक्टली मैं बता देता हूं 9.1। लेट मी चेक आउट यार, 9.1 ही आता है वैसे, उसके आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, बट हम
अप्रोप्रिएट ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 9.1, ठीक है, ज्यादा डेसिमल के आगे बढ़ेंगे नहीं, मैं डायरेक्टली सिर्फ उतना ही बता देता हूँ। सो वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। कितना हो जाएगा? 9.1 into 10 raised to power -27 gram. 28 ग्राम। कितना हो रहा है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। क्लियर है? हाँ सर। ग्राम -28 ग्राम होता है, ठीक है, और केजी में करूंगा तो -31 केजी हो जाएगा। क्लियर है? केजी में अगर देना होगा तो सिर्फ माइनस। क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की 3 चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। पहला चार्ज, दूसरा मास और तीसरा चार्ज टू मास रेशो। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए हम लोग को, समझे ना? तो बताओ, चलो सबसे पहले बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है भाई? 1.6022 into 10 raised to power -19. 1.6022 या फिर 1.6 तो भी चलेगा, पहले दो ही ध्यान में रखना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। फिर चार्ज के बाद क्या आता है? मास रेशो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 into 10 raised to power -28 ग्राम। और किलोग्राम में अगर लेता हूँ तो 9.1 into 10 raised to power -31 kilogram. 31 ग्राम। सॉरी, किलोग्राम। लेटर ऑन मास टू चार्ज, सॉरी, चार्ज टू मास रेशो, E/N, चार्ज टू मास रेशो। 1.76 into 10 raised to 8 coulomb 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram। पर ग्राम। गेट इट? समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हो गई हमारे किसके बारे में? किसके बारे में हो गई? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है भाई हमारा? Protons. Protons. Okay, so now let's discuss the discovery of protons. आपको ये समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा गया वगैरह सारी चीजें? हाँ सर। ओके, नेहा राशेकर है क्या रे क्लास में? नेहा राशेकर आहे का क्लास मध्ये? हो आहे सर। अरे बेटा, समजलं की नाही रे बाबा तुला? ओ नेहा, हाँ नेहा बेटा सर। समजलं? हो। पक्का समझा ना? नहीं यार, तू फिर ऐसा बोल देती है, मेरे को समझ में नहीं आता केमिस्ट्री, तो बड़ा बुरा लगता है फिर, है ना? इसलिए पूछ रहा हूँ मैं तुझे। बेटा नेहा, हाँ समझा सर। एक मिनट बेटा, आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जस्ट गिव मी अ 2 मिनट। हेलो, हाँ अमित, फोन केला होता?
हाँ हाँ इंटेरियर करून दे तो बनेगा करून दे म्हणाले काल किती लागते म्हणे 560च लागतं ना ठीक आहे ना मग काही नाही करून घे मला ओके ठीक आणि ते गाडीचं डॅमेज काय म्हणणे तो करून देतो म्हणे का क्लिप हॅलो अरे मी काय म्हटलं ते गाडीचं जे मागचं आपलं बंपर निघालं त्याचा क्लिप लावून देताय का तो हा का तर मग तो आता काय मग बरं जाऊ दे मग बरं बरं अबे तर नेक्झावाले नाही म्हणालेत ना इकडे चंद्रपूर मध्ये हा हा बरं बरं ठीक आहे काय हरकत नाही ठीक आहे ना चालेल करून घे मग ओके ठीक आहे चालेल ओके सॉरी 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 हाँ तो चलो अभी हम बात करते हैं डिस्कवरी अच्छा मुझे बताओ और ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जिसको भाई केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा इज देयर एनीवन हु इज नॉट गेटिंग द केमिस्ट्री प्रॉपर्ली अगर आप लोग को केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आई डू हैव द अदर ऑप्शन दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अच्छा बता दो फ्रैंकली बता दो यार उसमें मुझे तो आपके चेहरे भी नहीं दिख रहे और नाम भी पता नहीं लगेंगे बोलो कोई है अरे भाई बोलोगे तो मैं कुछ समझा दूंगा हाँ एक दो जनों ने प्रॉब्लम बताई जैसे एक जने ने कहा है कि उसको क्या नहीं समझ में आया था पीरियोडिक टेबल भाई ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम किसकी थी मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा है बेचारी को मैं झुला ही रहा हूँ पिछले कितने संडे से कौन था वो बेटा अरे वो लॉक टेबल पीरियोडिक टेबल बोल दिया था क्या मैंने लॉक टेबल के बारे में जो प्रॉब्लम थी जिसको हाँ सर मैं हूँ आप बोले तो कोमल तृप्ति अच्छा तृप्ति आई एम लिटरली सॉरी तृप्ति ठीक है मेरे ना मैंने आपको पहले बताया था यार मैं टाइम की इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना मुझे है ना तो मैं टाइम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए तो कोई बात नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद में हम लोग शायद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ठीक है सीरियसली सोच रहे हैं तो अगर वो ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा ना तो फिर मैं दिन भर आप लोगों का समझे ना फिर मेरे से जो करवाना है वो करवा लीजिएगा ठीक है सिर्फ डांस छोड़कर मैं डांस बिल्कुल नहीं करता हूँ ठीक है बाकी आप गाना गवा देना जो चाहिए वो करवा देना मैं सब कुछ करवा दूंगा और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि मेनी ऑफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फिजिक्स राइट फिजिक्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग यस सर ओके तो मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है या सम ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है भाई ये मोस्ट ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम है या सम ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम है क्योंकि सम ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम होगा तो वो डेफिनेटली जल्दी सॉल्व हो जाएगा जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और अगर ये मोस्ट ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम होगा तो मैं सर को वापस बोलाऊंगा सारी की सारी चीजें बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट शुरू करने के लिए सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ठीक है डोंट कंसीडर ऐसा दिमाग में थोड़ी देर के लिए भी मत आने देना कि अपनी फिजिक्स की फैकल्टी अच्छी नहीं है भाई ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन फॉर द फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है वो फिजिक्स में फर्स्ट थिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग उनके पढ़ाने का तरीका जो है ना ठीक है अभी शायद हो सकता है कि ऑफलाइन में थोड़ा सा ऊंच नीचा हो रहा होगा बट इट्स अ वेरी जेन्युइन ठीक है डन अभी हो सकता है कि काफी सारे बच्चे जो लेट ज्वाइन हुए हैं इसीलिए उनको जो पुराने वाले कंसेप्ट है वो ना समझने की वजह से वो प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा हो ये है बट और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात पता है क्या है भाई फिजिक्स आपको कोई भी पढ़ा दे वो तो टफ ही जाना ये तो गार्ड ऐसे बांध के ले लेना समझे ना क्या हाँ सर राइट वो टफ सब्जेक्ट है बट इट कैन बी अ सिंपलर वन इफ यू फोकस मोर एंड मोर
ठीक है। अगर आप ज्यादा उस पर फोकस करोगे, ठीक है। अब ज्यादा फोकस करने का सिंपल मीनिंग क्या होता है पता है क्या? रादर देन द क्लासेस, अटेंडिंग द क्लासेस, जस्ट फोकस मोर ऑन द स्टडी मटेरियल्स। मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ो, एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ो, ठीक है, कुछ नोट्स पढ़ो। जितना ज्यादा फिजिक्स को रीड करोगे उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये वाली किताब खरीद लो अगर आप लोग को फिजिक्स सबसे बढ़िया करना चाहते हो तो, ठीक है। एससी वर्मा, ओके। बुक डिपो में जाकर यही नाम लेना, एससी वर्मा की किताब चाहिए, वो दे देंगे आपको, समझे। ये बहुत फेमस किताब है फिजिक्स की, ये किताब ले लो, इसमें से पढ़ो, फिजिक्स समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो सर को पूछो, और सर अगर आपको नहीं मिल रहे तो मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ सारे सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स छोड़कर, समझे ना। मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। अरे यार टाइम क्या हो रहा है, मुझे जाना है मेरे मॉम को पिकअप करने। ओह माय गॉड, 3:59 ही हो गए, 10 मिनट, 4 ही बज रहे ना, फाइन, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अभी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इसमें, ओके। तो भाई प्रोटॉन की जो पर्टिकुलरली डिस्कवरी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने की थी, किसी को पता है भाई? अरे हाँ, वेरी गुड, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? गोल्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था सर। क्या? अर्नेस्ट आवाज नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रुदरफोर्ड, ये अच्छा प्रोटॉन रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अरे किसने कहा था आपको? रुदरफोर्ड ने तो एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया था। हेलो, रुदरफोर्ड जो था ना, पूरा एटम डिस्कवर किया था, एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, समझे? ओके। हाँ सर। हाँ सर। तो गोल्डस्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे, उसने क्या कर लिया था, ये प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो उसके लिए उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया भाई? उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो आपके पिछले वाले साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। पिछला वाला साइंटिस्ट कौन था रे भाई? जे थॉमसन। थॉमसन। जे कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए। क्या कर दिए थे? इसने क्या कर लिया था, 2 मेटल प्लेट को लिए थे, ये एक मेटल प्लेट और ये एक मेटल प्लेट लिया था, बराबर है, डन। और ये मेटल प्लेट ध्यान दीजिए, ये वाला मेटल प्लेट और ये वाला मेटल प्लेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, समझ में आ रहा है ना? अबे सॉरी, हाँ सर। ये वाली चीज क्या होगी? कैथोड, और ये वाली चीज क्या होगी? एनोड। एनोड, बराबर है, डन। लेटर ऑन फिर उसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पर्टिकुलरली कैथोड थी ना, इसको उसने होल कर दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, होल कर लिया मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? परफोरेटेड। वेरी गुड, ठीक है। तो उसने जो कैथोड ट्यूब लिया था, वो कैथोड ट्यूब कौन सा था? परफोरेटेड कैथोड ट्यूब था, ठीक है। वो कैथोड ट्यूब कौन सा था आपका? परफोरेटेड। परफोरेटेड कैथोड ट्यूब था, बराबर है, डन। तो फिर अल्टीमेटली फिर यहाँ पर क्या होगा? अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये थी भाई हमारी बैटरिया, बराबर है। और इस बैटरिया से हम लोग क्या करेंगे? अरे करंट पास करेंगे। हाई वोल्टेज, आप लोगों को पता है कि भाई हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो ये जो कैथोड है, इस कैथोड में से क्या बाहर निकलेगा? कैथोड रेज बाहर निकलते हैं, है ना? जो किसकी तरफ थे आपके? एनोड की तरफ।
ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि ये परफोरेटेड कैथोड ट्यूब में से एक और कैथोड ट्यूब निकल रहा था और अलग टाइप की रेस निकल रही थी जो कैथोड रेस के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ सर। गोल्डस्टीन ने क्या हाँ सर। ऑब्जर्व किया, कैथोड जो डायरेक्शन में जा रहा था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक और रेस बाहर निकल रही थी। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट। और इस रेस को उसने नाम दे दिया था एनोड रेस। इसका नाम क्या दे दिया था इसने? एनोड रेस या फिर एनल रेस। एनोड रेस या फिर उसने क्या नाम दे दिया था इसको? एनोड एनल रेस। बराबर है? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये पर्टिकुलरली रेस कहां से आ गई और साला ये रेस गोल्डस्टीन को ही क्यों दिखी? ये जो रेस थी वो आप लोगों के जो थॉमसन थी उसको क्यों नहीं दिखाई दी? तो इसका सबसे पहला बेसिक रीजन ये था कि थॉमसन भैया ने जो कैथोड प्लेट ली थी वो परफोरेटेड ली थी क्या? नहीं। नहीं। राइट। ये जो रेज आ भी रही होंगी बेचारी ये कैथोड से टकरा कर वही के वही एब्जॉर्ब होती रहेंगी, इसीलिए वो वहां से बाहर नहीं निकल पाई। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और हमारे थॉमसन भैया जी ने क्या किया था, ये एनोड को गड्ढे डाल दिए थे और गड्ढे के बाद में यहाँ पर स्क्रीन लगवा दिया था उसने। राइट। और ये स्क्रीन पर आकर के ये जब फ्लाई हो रही थी तो ये स्क्रीन ऐसी चमक उठी थी। हाँ सर। तो उसको पता चली कि भाई रेस कहीं ना कहीं यहाँ से निकलकर इधर आ रही है, लेकिन गधे ने सेम चीज इस साइड में की थी क्या? नहीं। नहीं। अगर उसने ऐसा ही काम इधर कर लिया होता, मतलब ठीक ऐसा ही फ्लोरोसेंस स्क्रीन इधर लगवाया होता, तो फिर इसको जान में लगता था कि भाई इस साइड में भी तो चमक रहा है ना? हाँ। हाँ। होता क्या है, हम लोगों को कोई एक चीज अगर बहुत अच्छे से समझती है तो हम इतना खुश हो जाती है कि उसकी चक्कर में हम दूसरे चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं। बराबर है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और हाँ सर। साइंटिस्ट भी तो भाई human होते हैं। तो भाई हमारा जो थॉमसन भैया थे वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने ये सोचा ही नहीं। बराबर है? यस सर। राइट। और फिर हाँ उसकी सर। जगह और होशियार आ गया कौन? गोल्डस्टीन। जिसने क्या कर लिया, मेहनत की क्या कुछ? बताओ, मेहनत की ज्यादा कुछ? नहीं। नहीं। क्या कर लिया भाई, इधर फिर लगकर इधर भी डाल दिया। मतलब उसने कुछ भी नहीं किया और उसको क्या हो गया, नया पार्टिकल मिल गया। सोचो भाई, काम कुछ नहीं किया और साइंटिस्ट बन गया, है ना? बराबर है? समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। तो ऐसे ही काम होते भैया। साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या होना जरूरी है? कपटी, एक नंबर का। समझे ना? जितना ज्यादा आप धूर्त होंगे, जितने ज्यादा आप कपटी होंगे, उतने ही ज्यादा आप क्या होंगे? साइंटिस्ट बनोगे। और उससे भी पता, बड़े क्वालिटी पता हो साइंटिस्ट लोगों में क्या होनी चाहिए? आलसी होने चाहिए। साइंटिस्ट दो ही किस्म के होते हैं, एक तो बहुत मेहनती होते हैं और एक बहुत आलसी होते हैं। मेहनती था हमारा भाई थॉमसन, ठीक है, जिसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा डिवाइस किया। और ये आलसी थे हमारे गोल्डस्टीन भैया, जिसने कुछ नहीं किया, इधर भी वैसे सेटअप लगवा दिया जो इस साइड में खुद थॉमसन ने लगा, इसने नहीं लगाया तो इसने खुद ने लगवा दिया और एनल रेस ढूंढ लिया, है ना? कितनी बात है। और आप भी साइंटिस्ट लोग बन सकते हो, आप में भी वो क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि भाई आपसे बड़े आलसी तो मेरे को लगता नहीं कोई और होगा। है क्या? है क्या कोई भाई? है सब लोग इतना आलस कि बोलने के लिए भी आलस आ रहा है यार तुम लोग को। लिटरली क्या बात करें, हैट्स ऑफ टू योर आलस। अबे बोल दो, इतना आलसी, इतना आलसीपना, बोल भी नहीं पा रहे हो। हाँ, थोड़ी तो मेहनत कर लो यार, कर लो कर लो, बोल दो। अरे बोलो ना, कोई तो बोलो। कमाल है तुम लोग। क्या बोले मतलब सर? अबे यही कि तुम आलसी हो। नहीं सर। नहीं सर।
सर आप पॉज हो गए। सर आप दिख नहीं रहे हो। हेलो। हाँ सर अभी दिख रहे। हाँ तो वो तो सर मैं दिख दिख ही रहा। तो अब मुझे बताओ, अब समझ में आ गया ना एनोड रेस किस तरह से ढूंढी गई। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो एनोड रेस ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी क्या गोल्डस्टीन भैया को हमारे। नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, तो आसानी से उसने ढूंढ लिया था। बट सवाल अब यही है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये कैथोड रेस क्यों तैयार हो रही थी, याद है ना, बताया था मैंने। हाँ हाँ वैसे भाई ये एनोड रेस क्यों तैयार हो रही थी, ये बता सकते हो कोई। तो इसके पीछे भी वही थ्योरी थी जो थॉमसन भैया के लिए। मैंने क्या बोला था कि जब ये मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या निकल रहे थे, एक्सरे। एक्सरे। और फिर एक्सरे जो पर्टिकुलरली इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट थे आप लोगों के, क्या प्रेजेंट थे, राइट। तो इस गैसियस एटम का उसने क्या कर लिया था, आयनाइजेशन। अब मुझे बताओ भाई, जब मैं आयनाइजेशन करता हूं मतलब किसी भी पर्टिकुलरली एटम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, कंसीडर करो कि यहाँ राइट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस एटम में, ये 2 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। भाई 2 और 3 4 5 5। तो अब इसमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद में अब इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। 4। 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो था एक वो बाहर निकल, मतलब आयोनाइजेशन होने के बाद में आप लोगों का क्या तैयार हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहा है। और ये चीज क्या होती है, अब ये जो एटम ये एटम रहेगा क्या, ये वाली चीज एटम रहेंगे क्या, पहले देखिए एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। मतलब इस 4। एटम के ऊपर अब कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मतलब ये क्या क्या एक पॉजिटिव आयन हो गया, क्या होगा ये, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन। मतलब जब गैसियस एटम का आयोनाइजेशन होता है तो मुझे क्या मिलता है, कैटायन और क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन, राइट। और यही इलेक्ट्रॉन ने कौन सी रेस बना ली, कैथोड। एक्सरे। और ये जो कैटायन था, इस कैटायन ने कौन सी रेस बना ली आप लोगों की, एनोड। तो एक्चुअल में ये एनोड रेस होते हैं, ये क्या होते हैं, कैटायन होते, जो किसके वजह से तैयार हो रहे थे, आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम। एटम की वजह से तैयार हो रहे थे, बराबर है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो ये होती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की भी 3 चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी, उसका मास, उसका चार्ज, और उसका चार्ज को मैं क्यों बोल रहा हूं, और चार्ज बाई मास रेशो, समझे। ये 3 चीजें प्रोटॉन की भी आप लोग को ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी, मास, देन उसका क्या, चार्ज, चार्ज बाई मास रेशो। ओके, चार्ज बाई मास रेशो नहीं भी ध्यान में रहा तो भी चलेगा, बट मास और चार्ज को ध्यान में रखना ही रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास ऑफ द प्रोटॉन की। तो भाई प्रोटॉन को जो मास होता है वो लगभग हम ले लेते हैं 1.6 ले लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिया था हम लोगों ने, याद है ना, 9.1।
हाँ बताओ बताओ क्या 9.1 into 10 raised to the power minus 28 gram. डन। और यहाँ पर मास ऑफ द प्रोटॉन जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूंगा तो कितना होगा बताइए? 1.6 into 10 to the power minus 24. वेरी गुड, -24 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? तो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था याद है? कितना था? 1.6 into 10 raised 1.76 into 10 raised power 8 per gram.